हे स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता मिश्रा। आज मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊंगी पार्लियामेंट के बारे में और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इतना बड़ा चैप्टर अपना जल्दी रिवाइज़ कर लें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री ये नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दूँगी ईजी, ठीक है। और 240 हो गए हैं तो मैं कोशिश करूँगी 250 तक आपको पढ़ा दूँ। देखो, अब पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है कि आपको किसी देश को चलाने के लिए आपको ग्रुप ऑफ पीपल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स अगर हमको बनाने थे तो हमने पार्लियामेंट को बनाया। ठीक है कि आप पार्लियामेंट होगी तो हमारा देश पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। जहाँ से हमारे सबसे सर्वोच्च आता है, सबसे ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारे पास आता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन्ड है और इसको बोलते हैं द यूनियन लेजिस्लेचर। पार्ट 5 में द यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट है जिसके अंदर पार्लियामेंट है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल्स आपके 79 से 123 तक आर्टिकल्स हैं। अब पार्लियामेंट के प्रकार हम देखेंगे, पार्लियामेंट के जो टाइप्स हैं। पहले पार्लियामेंट के देखो, मैं आपको बताऊं यहाँ पे पार्लियामेंट के अगर आप पार्ट्स बोलोगे तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कितने हैं तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रेसिडेंट, देन आपका क्या आता है राज्यसभा एंड देन आपके आता है लोकसभा, ठीक है। ओके, तो पार्लियामेंट के हो गए प्रेसिडेंट है एंड राज्यसभा है एंड लोकसभा है। अब राज्यसभा जिसको हम हिंदी भाषा में उच्च सदन बोलते हैं, इसके निकनेम है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा है, सेकंड चैम्बर राज्यसभा, अपर हाउस राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका राज्यसभा होता है। इसके अंदर आपके जितने भी मतलब मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं, आप कहते हो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो भी मेन मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके राज्यसभा के अंदर आते हैं, ठीक है। वहीं पे लोकसभा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा की भी कुछ निकनेम्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा राइज हो सकता है कि लोकसभा को किस और नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आ जाती है कि इसको अपन लोग लोअर हाउस भी बोल देते हैं, फर्स्ट चैम्बर बोल देते हैं, पॉपुलर हाउस बोल देते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी होता है लोकसभा, ठीक है ना। और हाउस ऑफ मिनिस्टर आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। और वहीं पे हाउस ऑफ कॉमन भी हम लोकसभा को बोल देते हैं, ठीक। अब ये जो आपके वर्ड्स हैं, लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये मेंशन्ड नहीं थे, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके बाद में मेंशन्ड हुए हैं। कब मेंशन्ड हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं 1954 में। 1954 में ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे, उससे पहले ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे। पार्लियामेंट को हम बोल देते हैं ऑल्सो नोन एज बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन सीधा राइज हुआ है इसलिए ये मैंने अपने नोट्स में लिखा है और ये नोट्स आपके लक्ष्मीकांत के हैं, तो एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब हमने बात कर ली कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में आपके लोकसभा भी हुआ, पार्लियामेंट के अंदर आपका राज्यसभा भी हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा का कैसे सीन है। देखो, हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि हम लोगों को या टीवी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि बीच में ना एक टेबल सी होती है, ठीक है। अब टेबल सी होती है, टेबल के इधर कोई बैठा हुआ होता है, जैसे हम लोग लोकसभा के केस में स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा के केस में चेयरमैन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, ये जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, कुछ लिखते रहते हैं, कुछ टाइप करते रहते हैं, तो ये इसको पैनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। और ये आपकी प्रॉपर ऐसे गोल गोल सी सीटें जाती हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके कौन बैठे होते हैं, सारे के सारे जो मेजर पार्टी के लोग होते हैं। यहाँ पे पीएम मोदी जी हैं और भी लोग होते हैं, तो वो लोग बैठे हैं, मतलब जो विनर पार्टी होती है, मेजर पार्टी होती है, ठीक है। तो ये पैनल हो गया। यहाँ पे आपके स्पीकर या फिर चेयरमैन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की वो लोकसभा की बात हो रही है या राज्यसभा की बात हो रही है। अब देखो,
हम पहले बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में हम देखते हैं कि अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। कितनी स्ट्रेंथ है? 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। करंट आप याद मत रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी 250, जिसमें कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और करेंटली 233 इलेक्टेड होते हैं। और 12 जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। 12 मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब जो प्रेसिडेंट डायरेक्टली ही इनको अपॉइंट करता है। आपने बहुत देखे होंगे ऐसे कि जया बच्चन हो गई, हेमा मालिनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये लोग कैसे हैं? ये सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स ही हैं, ठीक है, ओके। और जो मेंबर्स आपके राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं वो लोग STB से इलेक्ट होते हैं। STB फुल फॉर्म ऑफ STB इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उससे इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में सेलेक्ट होने के लिए, राज्यसभा का पार्ट होने के लिए किसी की भी जो एज है वो मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से कम वो नहीं चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा में अगर हम सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट हमारी उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सीटों के अंदर आपकी गोवा हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। राज्यसभा के अंदर इनकी जो सीट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक। वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी जाती है वो 545 होती है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर वाला सीन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एंग्लो इंडियन वाला जो केस था ये लोकसभा में था, एंग्लो इंडियन वाला केस, जिसको हम लोगों ने रिमूव मतलब जिसको पार्लियामेंट से रिमूव कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से? 104 अमेंडमेंट से। मतलब एंग्लो इंडियन की ऐसा था कि लोकसभा में 2 सीट्स रिजर्व्ड रहती थी कि 2 एंग्लो इंडियन तो होने ही होने हैं, तो उनको रिमूव करवा दिया गया था, ठीक है। और अगर हम अब लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा में भी जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की आती हैं, फिर वेस्ट बंगाल की है, फिर बिहार एंड देन तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे जा रहा है ये ग्राफ, ध्यान रखेंगे। अब इलेक्शन के बारे में तो हमने बता ही दिया, क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमने बता ही दिया, कुछ और क्वालिफ़िकेशंस भी हो जाती हैं। क्वालिफ़िकेशन आप नहीं बोल सकते, कुछ मतलब कंडीशंस बोल सकते हो कि और कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपकी वोटर आईडी ऑब्वियसली होना ही चाहिए, कॉमन सेंस है। और इसमें एक सेकंड पॉइंट आपका ये आता है कि जैसे कि SC और ST की अगर हम बात करते हैं तो SC और ST नॉर्मल सीट पे भी लड़ सकते हैं और जो आपकी रिजर्व्ड सीट होती हैं उन पे भी SC और ST लड़ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एक पर्सन है मतलब 2 स्टेट से लड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को जिस तरीके से मैंने आपको हाई कोर्ट में पढ़ाया था कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, सिमिलरली 2 स्टेट का मतलब 2 स्टेट का एक CM नहीं, बट एक बंदा, एक पर्सन या एक पार्टी, आप पर्सन के लिए मैं बोलूँगी, एक पर्सन आपका 2 स्टेट से खड़ा हो सकता है। पर्सन है, नॉट अ पार्टी। आप पर्सन को ध्यान देके चलो कि एक पर्सन आपका 2 स्टेट से खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज मांगी जाती है दैट इज़ 25 और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या आती है आपकी 30 थी। और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए आपकी मिनिमम एज क्या होती है 35 होती है, ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी तो हमने क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफ़िकेशन की कि आपने ऐसी हरकतें ही क्या करी हैं कि आपका डिस्क्वालिफ़िकेशन हो गया, ठीक है। तो डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस करप्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इलेक्शन में आपने कोई भी धांधली की है, इलेक्शन में आपने कुछ भी दगाबाजी की है, अगर ये चीज़ पता चल जाती है तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी सीट खाली हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ये आती है कि फेल्ड टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। इसमें क्या होता है कि मतलब इलेक्शन कमीशन जो होता है वो डिफरेंट पार्टीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देता है जो कि उन पार्टीज़ को इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन को वापस करना होता है। बट अगर आप मान लो आपने नहीं किया तो भी आपकी सीट पे खतरा हो सकता है। अब कन्विक्टेड फॉर ऑफेंसेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, इसका मतलब ये होता है कि आप यार 2 से ज़्यादा साल आप जेल में रहे हो तो भी आपकी सीट को खतरा हो सकता है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फिर आता है कि मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम्स। ये चीज़ आती है कि हमारा कोई भी नेता नगरी मतलब हमें ये चीज़ अगर पता चल जाए कि इस बंदे ने या फिर इस मिनिस्टर ने कुछ भी काफ़ी वैसे सोशल क्राइम्स किए हैं तो भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन इस बेसिस पे किया जा सकता है,
ठीक है। बट हम सभी जानते हैं आज के ज़माने में 70 से 80% तो जो हमारे MLAs और MP हैं उनके ऊपर क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं। बट ठीक है यार, लिखा है तो क्या ही कर सकते हैं, असलियत कुछ और है, वो सभी जानते हैं। फिर इसमें आता है डिस्क्वालिफिकेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिस्क्वालिफिकेशन आपका हुआ है एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे। इसका मतलब क्या होता है? एंटी डिफेक्शन मतलब अश्नी ग्रोवर की भाषा में वैनो दोगलापन आप बोल सकते हो। एंटी डिफेक्शन इसका मतलब क्या होता है कि यार जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी कर लिया, मान लो कि मेरी पार्टी है तो मेरी पार्टी कह रही है कि इसके मतलब हमें वोट करना है, बट मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ही जा रही हूँ, तो उसको एंटी डिफेक्शन बोल देंगे। मैंने बीजेपी से मान लो मैं लड़ती हूँ और जब मैं मिनिस्टर बन जाती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि अब तो मैं कांग्रेस में जाऊँगी, तो ये क्या है? तो बीजेपी वाले मुझे एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत वो मेरे को हटा देंगे, रिमूव करवा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उससे क्या किया, अपनी पार्टी को धोखे में रखा है, मैंने अपनी पार्टी को धोखा दिया, मैं दोगलापन कर रही हूँ। तो एंटी डिफेक्शन जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन हम देखेंगे कि ये 10th शेड्यूल्ड है, 10th शेड्यूल में मेंशन्ड भी है और जो 52 अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन आती है, जैसे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये एंटी डिफेक्शन के अंदर ही आता है कि जैसे आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो अगर वो पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो वो भी रिमूव है। लेकिन ये कंडीशन होती है कि कोई भी मेंबर है, मैं तो कोई भी मेंबर के बारे में बात करूँगी, तो उसको अगर पार्टी ज्वाइन करनी होती है तो 6 महीने के अंदर वो पार्टी को ज्वाइन कर ले। अगर उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसको एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमने डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लिया है। अभी तक आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अब वैकेशन ऑफ सीट कुछ टाइप्स ये भी होते हैं कि जैसे कि डबल मेंबरशिप ली है आपने, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया आपका, आप खुद से रिज़ाइन करते हो, या फिर अगर आप एब्सेंट 60 दिन विदाउट परमिशन, आप अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहते हो और आपने किसी से परमिशन नहीं ली है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव डेज व्हेन हाउस इन सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपने कंसेक्यूटिव डेज, आप जब सेशन में है हाउस तब आपने मिस कर दे तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और इलेक्शन ऑन वॉइड, ये भी वही कंडीशन है कि मतलब धांधली की है आपने अपने इलेक्शन में, कुछ गड़बड़ है आपके इलेक्शन के अंदर, तो ये भी चलता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यही हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है, आपकी सीट खाली कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स हो गया, फिर राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, उनको ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज दिलवाता है, ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो लोकसभा के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि लोकसभा का क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ये बनाया था, मैंने इसके ऊपर भी बना के देखा था, हाँ देखो। तो ये जो सीट होती है, ये लोकसभा के मैं अंदर बता रही हूँ कि ये जो ऊपर छत पे बैठे रहते हैं आपके, ये कौन है? इनको बोलते हैं अपन स्पीकर। लोकसभा के अंदर बात कर रहे हैं। वहीं पे जो राज्यसभा के अंदर हम इनको चेयरमैन बोलने लगते हैं। लोकसभा के अंदर ये हैं स्पीकर। यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं इसको प्रॉपर पूरे ग्रुप को बोलते हैं पैनल। और लोकसभा में 10 लोग होते हैं इनके पैनल में, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं ये लोग। और स्पीकर के नीचे यहाँ पे बैठता है, मुझे इसकी जगह नहीं पता, बट स्पीकर के नीचे कौन होता है? डिप्टी स्पीकर होता है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं। यही सेम केस आपका राज्यसभा के साथ चलता है, ठीक है। तो लोकसभा में सबसे ऊपर स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, फिर आपका पैनल है, पैनल में 10 लोग आते हैं। फिर उसके बाद प्रोटर्म स्पीकर भी एक टर्म होता है जो डिफाइंड होता है, प्रोटर्म स्पीकर, ध्यान रखेंगे। प्रोटर्म स्पीकर का मतलब होता है कि जैसे आपकी नई नई गवर्नमेंट बनी हुई है, अब आपको खुद नहीं पता है कि यार मैं किसको हेड बना दूं, किसको स्पीकर बना दूं, तो एक टेम्पररी बेसिस पे हम स्पीकर को बनाते हैं जिसको हम प्रोटर्म स्पीकर बोलते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब अपन प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सॉरी यार क्या हो रहा है, रीस्टार्ट टू इंस्टॉल द न्यूएस्ट विंडो। अरे यार चलो मैं आपको पढ़ा दूँ, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है शायद। ओके ओके, आई विल सून अपलोड अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ओके।